हे एवरीवन। सो ये वाला वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी एक स्टोरी से जो मेरे साथ केस अभी हुआ है रिसेंटली। तो एक कंपनी में इट्स अ प्राइवेट कंपनी, तो उसमें आई थिंक 7-9 डायरेक्टर्स हैं उसमें। और वो डायरेक्टर्स आपस में ही ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस उन लोगों ने एक दूसरे पे फाइल कर दिया था। बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। और उन लोगों को पिछले साल की जो ड्यू डेट थी एजीएम की 30 सितंबर 2022, उनको जो एजीएम तब तक होल्ड कर देनी थी वो उन लोगों ने नहीं होल्ड करी अभी तक। मतलब जून आ गया है, अब 2023 जून आ गया है, उन्होंने अभी तक वो एजीएम नहीं होल्ड करी है क्योंकि आपस में ही उन लोग की बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। बोर्ड आपस में वो नहीं कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब उन लोगों को लगा कि अरे यार कर लेते हैं, वरना मतलब कंपाउंड कर लेते हैं खुद से ही। कंपाउंड का मतलब होता है हम खुद ही अथॉरिटी के पास चले जाते हैं और बता देते हैं सर हमने गड़बड़ कर दी है, अब बता दीजिए क्या फ़ाइन पेनल्टी पे करके हम हाउ कैन वी मेक गुड ऑफ दिस ऑफेंस, या फिर ये जो गड़बड़ हमसे हो गई है, ये कंप्लाइंस नहीं हुआ है हमसे जो। क्योंकि अगर आरओसी को खुद से पता चला, सुओ मोटो आरओसी ने खुद अगर कंपनी के ऊपर लगा दी पेनल्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इससे अच्छा है कि कंपनी खुद ही मतलब सरेंडर कर दे, खुद ही बता दे यार, ऑनेस्टली एकदम। तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट एक साल हो गया था, इन लोगों ने तब जाके कंपाउंडिंग के लिए हमें कहा कि एप्लीकेशन प्लीज़ फाइल कर दीजिए। तो मैं वो पूरा कंपाउंडिंग का मैंने देखा, प्रोजेक्ट अपने आप असाइनमेंट लिया। एंड अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कि अगर एजीएम ड्यू डेट से एक दिन भी अगर लेट हुई तो कितना बड़ा कांड हो जाएगा, कितना महंगा पड़ेगा। चलो देखते हैं पूरा प्रोसीजर कि अब मैंने क्या किया कंपाउंड करने के लिए, और तुम लोग भी क्या कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखना। सो डीले इन होल्डिंग एजीएम की जो ड्यू डेट है, मैं मतलब फर्स्ट एजीएम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तुम अगर 2-3 साल पुराने कंपनी हो, तुमको पता है कि तुम्हारी एजीएम जब भी हुई है उसके बाद तुमको 30 सितंबर की तुम्हारी ड्यू डेट होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तुमको तब तक होल्ड कर देनी है, ठीक है। 15 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो एजीएम्स के बीच में। तो अगर ये तुमने नहीं किया तो सेक्शन 96 का वायलेशन माना जाएगा ऑफ द कंपनीज एक्ट, और तुम्हारे ऊपर बहुत ही गंदी पेनल्टी लगेगी सेक्शन 441 के अंदर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, कंपाउंडिंग हमसे हो गई गलती, अब हमें कंपाउंड करना है। कंपाउंड का मतलब ही यही है कि अब हमें करना क्या है भगवान, अब बता दो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। अब हमें बस एक एप्लीकेशन फाइल करनी है अब, और हम उसमें बता देंगे सर हमसे गड़बड़ हो गई। तो पूरा प्रोसीजर क्या है कंपाउंडिंग का देखते हैं। चेकलिस्ट के नाम पे मैंने कुछ बनाया है, देखते हैं। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर अ बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि आप अपने जो ये लड़ाकू सब लड़ रहे थे बोर्ड वाले, उन सबको मेंबर्स को एक जगह बिठा के आपको बोर्ड मीटिंग करनी होगी। उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन आप प्रिपेयर करेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि बोर्ड हेयरबाय अकॉर्ड्स की कंपनी ने जो गड़बड़ करी है अब हम उसका कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जिससे जो लैंग्वेज होती है रिजॉल्व दैट वाला पूरा, ठीक है। अगर इसका रेजोल्यूशन देखना हो तो बता देना, मैं बता दूंगी, बहुत ईजी सा होता है, ठीक है। तो हम बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे और हमारे उसके सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बना लेंगे, क्योंकि हम जो आरओसी को जो हम एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे ना, तो वो एप्लीकेशन में हमें ये बोर्ड रेजोल्यूशन को अटैच करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड कर लिया हमने, ठीक है। रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, कंपाउंडिंग के लिए ऑथराइज़ कर दिया मतलब कंपनी ने हमें। और हम किसी भी एक डायरेक्टर को अपना ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बता देंगे कि अब ये आगे के सारे कंपाउंडिंग से रिलेटेड मैटर्स में यही डायरेक्टर अपना जो है साइन वाइन करने वाला है। हम उसी रेजोल्यूशन में ऑथराइज़ कर देंगे एक डायरेक्टर को, क्योंकि ये आगे का काम बड़ा लंबा चलने वाला है। आरओसी से जो भी टू एंड फ्रो नोटिसेज आएंगे हमें रिप्लाई करने होंगे, तो ये एक डायरेक्टर को हमने से ऑथराइज़ कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या करना है हमें, क्या, हाँ, अब हम कैलकुलेट करेंगे फ़ाइन कि हमें कितना फ़ाइन लग रहा है अंडर सेक्शन 441। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आरडी से हमें डील करना पड़ेगा या एनसीएलटी से, क्योंकि एक पेक्यूनियरी लिमिट होती है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि हम तो आरओसी को ही अपना एप्लीकेशन देंगे, और जो आरओसी होता है वो फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन टू आरडी एंड एनसीएलटी अकॉर्डिंग टू कि हमारा फ़ाइन कितना आ रहा है, ठीक है। अब पेनल्टी देख लेते हैं कितनी होती है। द पेनल्टी अंडर सेक्शन 441 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है,
the company who is in default shall be punishable with a fine which may extend to 1 लाख रुपीज़. may extend मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 लाख का लगे, लेकिन हाँ जो डायरेक्टली सबसे पहले तो जो अथॉरिटी होती है वो उतनी ही पेनल्टी ऑलमोस्ट लगा देती है जितनी उसमें लिखी है एक्ट में, वो लोग कम नहीं करते हैं. फिर अगर आप अपनी तरफ से कुछ मतलब वो करो, उसको अपील करो कि सर प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए, तो हो सकता है वो लोग थोड़ा फ़ाइन को कम कर दें, वरना मोस्टली तो वो लोग इतना ही लगा देते हैं जितना एक्ट में लिखा होता है. ठीक है, सो फाइन तो इतना लगना ही है. मे एक्सटेंड टू 1 लाख एंड इन केस इफ द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज इट विल एक्सटेंड टू 5,000 पर डे. तो तुम लोग समझ रहे हो जो केस हम लोग के साथ हुआ था जिस कंपनी में, तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1 साल डिले कर दिया था. तो तुम लोग फ़ाइन खुद ही कैलकुलेट करो, वरना अभी मैं बताती हूँ कितना गंदा फ़ाइन लगा उन लोगों को. तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था कि लेट्स से AGM 30 नवंबर को ड्यू थी 21 में, हुई कब 15 जनवरी 2022 में. तो अब डिले कितने दिन का हुआ है देखो यहाँ पे 46 डेज़ का. तो हम कंपनी पे भी पेनल्टी लगाते हैं एंड जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने, तुम हमारे केस में 9 डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे कितने डायरेक्टर हैं, सिर्फ 2. तो डेज ऑफ डिफ़ॉल्ट 46, फिक्स्ड फाइन 1 लाख, पर डे का फ़ाइन 5,000 इंटू जितने भी डिलेज थे प्लस फिक्स्ड फ़ाइन तो ऐड करना ही है. ये हो जाएगा टोटल फ़ाइन. ईच इंडिविजुअल का जब हम ऐड कर देंगे टोटल फ़ाइन ये हो जाएगा. कंपाउंडिंग में मतलब आपको इतना सारा फ़ाइन देना पड़ेगा, वो तो ठीक है, कम भी हो सकता है जब आप अपील करेंगे और सफिशिएंट कॉज होना चाहिए ऑफ कोर्स. अच्छा, अब क्या करना है, यू हैव टू ड्राफ्ट द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 441 एंड NCLT रूल्स. कुछ NCLT ने रूल्स दिए हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है while you are drafting the application. ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं. then you have to prepare the, जब आपके सारे अटैचमेंट्स रेडी हो गए हैं then you will prepare the compounding application which is called GNL1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. that you will submit to ROC along with some fees. कुछ फॉर्म फाइल करने की, डालने की कुछ फ़ीस होती है. ठीक है, कितनी फ़ीस होती है डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, उसके हिसाब से. अगर आप स्मॉल OPC कंपनी के अलावा स्मॉल कंपनी हो तो इतनी आपको फ़ीस, मतलब कुछ एक नॉमिनल सी फ़ीस होती है फॉर्म फाइल करके डालने के लिए. और इफ़ यू आर स्मॉल एंड OPC कंपनीज अगर आप हैं तो इतनी लगेगी, अदर दैन दैट है तो आपको इतनी फ़ीस लगेगी डिपेंडिंग आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है. ठीक है, अब आपको अटैच क्या क्या करना होता है GNL1 में. GNL1 वही है जिसमें हम सारे अटैचमेंट्स चिपकाएंगे. हम बता देंगे कि हमसे ये प्रोविज़न में गलती हुई है, सॉरी, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारे अटैचमेंट्स हैं, हम ROC को ये अपना फ़ीस के साथ चिपका देंगे. तो हमें इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना है. स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अगर कुछ है तो वो लगानी है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे. ऑफ कोर्स डिटेल्ड एप्लीकेशन, यू कैन सी द एस्ट्रिक, राइट. यहाँ पे तुम्हें एस्ट्रिक दिखाई दे रहा होगा. एस्ट्रिक, ये जो स्टार है इसका मतलब है ये चीज़ तो मैंडेटरी है, ये तो लगाना ही लगाना है. बाकी की चीज़ें ना लगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने अटैचमेंट लगाओगे उतना बढ़िया रहना, उतना तुम्हारा केस क्लियर हो जाएगा. कॉपी ऑफ नोटिस रिसीव्ड, अगर ROC ने ही पहले नोटिस भेजा है तुम्हें तो वो भेज दो. एनी अदर अटैचमेंट्स, तो यहाँ पे ये सारे अटैच करते जाओ, यहाँ पे शो होता जाता है ऐसे करके. ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे. अब ठीक है, तुमने लेट्स से फाइल कर दिया GNL1. वंस एप्लीकेशन और द पिटिशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द ROC, देन ROC विल फॉरवर्ड इट टू RD और NCLT डिपेंडिंग कि फ़ाइन की अमाउंट कितनी है. ठीक है, तो RD और NCLT विल देन कंसिडर द मैटर एंड अकॉर्डिंगली पास ऑर्डर. अगर RD के पास है तुम्हारा और तुम्हें उसके ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो तुम NCLT में फ़ाइल करोगे पिटिशन. NCLT से तुम कहोगे सर थोड़ी फीस, वो ऑफेंस की जो पेनल्टी है कम कर दीजिए. NCLT में तुम्हारा केस गया है, तुम्हें अगर प्रॉब्लम है इसके ऑर्डर से तो तुम जाओगे NCLAT में, अपीलेट ट्रिब्यूनल. वहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जो ड्यू डेट है उसी में कंप्लाइंसेस कर लेने चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और कंपनी सेक्रेटरी सबसे पहले फंसेगा ऑब्वियसली और सारे डायरेक्टर्स को भी ले डूबेगा. फाइनली वंस द ऑफेंस इज कंपाउंडेड, मतलब आपकी गलती को माफ़ कर दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा. यू शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ भी आपने फाइल किया है, विद इन 7 days आपको बता दिया जाएगा कि ठीक है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, अब आपको जो भी पेनल्टी है वो पे करनी है एंड देन यू विल पे इट. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फेलियर ऑफ कंप्लायंस विद द ऑर्डर. अगर जो आपको ऑर्डर ROC ने भेजा है वो कंप्लाई ही नहीं किया आपने, तो
आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यू कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अप टू 6 मंथ्स, और एडिशनल फाइन भी लगेगा ऑफ 1 लाख और बोथ। मतलब कि ऑलरेडी गलती करी, उसका फ़ाइन नहीं पे किया उल्टा, तो इस बार इतनी गंदी लगेगी आपको कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और प्लस और एडिशनल फ़ाइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। वेयर द एप्लीकेशन और पेटिशन इज़ टू बी फाइल्ड विद द आरडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। एक बार इसको रीड कर लेना, अभी मैंने बताया था। और ये सब ट्रिप्लिकेट में होना चाहिए, 3 कॉपीज़ होनी चाहिए मतलब इसकी। और अगर एनसीएलटी को फाइल किया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज अटैचमेंट्स रेडी होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जो मेरे साथ जो केस हुआ था, जिसके लिए मैंने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन प्रिपेयर किया, तो उसकी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंडेड ये था उसका। लास्ट एजीएम उनके अभी तक, सोचो मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ अभी भी एजीएम नहीं होल्ड हुई है उनकी। ठीक है, अदर फैक्ट्स, उनकी ड्यू डेट ऑफ एजीएम थी 30 सितंबर 2022। हमने ऐसा सोचा था कि हम इनकी एजीएम कर देंगे 23 जून 2023 में। ठीक है, हमने नोटिस ऑफ एजीएम वगैरह और वो सब दे देंगे हम, अकॉर्डिंगली ये सब हो जाएगा। तो हमने ऐसा अभी अज्यूम किया है कि हम इस दिन कर देंगे फ्यूचर में। एक्सटेंशन अप्लाई किया था कि नहीं अप्लाई किया। तो मुझे ये लगता है कि अगर तुमसे एजीएम ड्यू डेट में नहीं हो रही, चुपचाप एक्सटेंशन मांग लो 2-3 महीने का, फालतू फिर इन सब में फंसने का कोई मतलब नहीं है नॉन कंप्लायंस का। फिर नंबर ऑफ़ डेज़ का डिले, ये देखो 1 अक्टूबर 2022 से लेके 23 जून 2023, 265 डेज़ का इन लोगों ने डिले कर दिया। इतना बड़ा कांड। ठीक है, 265 डेज़ का डिले कर दिया। रीज़न फॉर डिले, और लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन हम वो नहीं मेंशन करेंगे। हम थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएंगे कि कंपनी थोड़ी इनोसेंट दिखे, ताकि एनसीएलटी या आरडी को थोड़ी दया आ जाए और फाइन कम लगाए। ठीक है, अब हमने पेनल्टी जो कैलकुलेट करी है, फिक्स 1 लाख प्लस 5000 पर डे, सेक्शन 441। तो कंपनी कितनी है, एक कंपनी, उसकी ये होगी टोटल। डायरेक्टर इतना पर डायरेक्टर इनटू जितने भी डायरेक्टर्स होंगे इतनी लगेगी, 14,25,000। अब देखते हैं डायरेक्टर्स का क्या है। वैसे हाँ, यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया था ना कि 9 डायरेक्टर्स हैं, तो ये जो अमाउंट है इसको इनटू 9 कर दो। एक डायरेक्टर को इतना अमाउंट देना पड़ेगा आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स, कंपनी से नहीं क्लेम कर सकते। कंपनी को खुद अपनी फ़ीस देनी है, क्योंकि अब ये देखो बोर्ड रेजोल्यूशन का एक सैम्पल है ये, फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द सो एंड सो मीटिंग, मिस्टर द डायरेक्टर या फिर चेयरमैन भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म्स द बोर्ड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग इज टू बी मेड टू द एनसीएलटी टू कंपाउंड द ऑफेंसेज अंडर सेक्शन सो एंड सो। 96 का हमारा डिफ़ॉल्ट है तो 96 लिख देंगे। रिजॉल्व फर्दर दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 441 Mr. so and so of the company is hereby authorized to file the necessary application with NCLT of compounding which is GNL1, एंड जो भी डायरेक्टर है ऑथराइज उसका नाम, और जो भी हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को रख रहे हैं यहाँ पे उसकी डिटेल्स, बस सर्टिफाइड ट्रू कॉपी और साइन हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये था पूरा का पूरा केस। एंड तो मुझे लगता है कि अगर तुम लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, एंड ऐसा मुझे रियल केस भी करने को मिला, तो मुझे लगता है एज अ प्रोफेशनल हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई भी नॉन कंप्लायंस हो तो देखा ना कितनी बड़ी बड़ी पेनल्टी लग जाती है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।